गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी जो बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल डी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मॉड्यूल डी पर हमारी जो चर्चा अभी चल रही थी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर चल रही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर हमारी बातचीत हो रही है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर चर्चा कर ली है। आज हमारी बातचीत होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 148 से शुरू हो जाता है। सेक्शन 148 में ही बेलमेंट की चर्चा की गई। बेलमेंट में आज क्या क्या बातचीत होगी देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में अगर गुड्स को मिक्स कर दिया जाता है तो उस केस में क्या कंडीशंस बनती है, इस पर हम देखेंगे और कुछ ड्यूटीज भी देख लेंगे। बेलर और बेली की ड्यूटीज क्या होती है, इसको समझने के पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के जो डेफिनेशंस हैं या उनके टेक्स्ट पर जाने के पहले, लेमन लैंग्वेज में जाने के पहले हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बहुत इत्मीनान से समझिएगा क्योंकि इसकी जरूरत आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी पड़ेगी। क्योंकि प्लेज क्या है, एक तरीके का बेलमेंट ही होता है लेकिन थोड़ा अंतर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में और बेलमेंट में। देखिए एक एक करके ध्यान से समझते चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका नाम है राहुल। क्लियर है, राहुल नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके पास ये एक ओनर है बाइक की। क्लियर है, एक बाइक ओनर है ये। एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा, एक बाइक ओनर है। इन्हें क्या करवाना है, अपनी बाइक की सर्विसिंग करवानी है। तो ये सर्विसिंग कराने के पास के लिए किसके पास जाते हैं, जो सर्विस सेंटर होते हैं, ये सर्विस सेंटर्स के पास जाते हैं। या सर्विस सेंटर के पास पहुंचे, इन्होंने कहा कि भैया हमें अपनी बाइक की सर्विस करानी है। अब इन्होंने अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए इस बाइक की सर्विसिंग को के लिए इस बाइक को इन्हें दे दिया है। क्लियर हो गई इतनी बात। बाइक क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी। एक एक बात को समझते चलिएगा। सबसे पहली चीज है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं तो इसमें मूवेबल गुड्स होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, मूवेबल गुड्स होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं बेलमेंट में। तो बाइक क्या एक मूवेबल गुड्स है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। बाइक का सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, पोजीशन दिया जाएगा। क्लियर है, तो बाइक का सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, यहां पर पोजीशन दिया जाएगा। बाइक की पोजीशन राहुल ने दे दी सर्विस सेंटर को क्योंकि इनको अपनी बाइक की सर्विस करानी थी। पोजीशन का मतलब होता है राइट टू यूज, उपयोग करने का अधिकार। भाई जब तक ये अपने बाइक का पोजीशन नहीं देंगे तब तक वो सर्विस कैसे करेगा, बाइक तो उसके पास जानी चाहिए। यानी राहुल इस सर्विस सेंटर से एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर कर रहे हैं कि भैया आप हमें हमारी गाड़ी सर्विस करके दे दीजिए। तो इन्होंने अपनी ये अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी बाइक सर्विस सेंटर को दी, उससे सर्विसिंग कराने के लिए यानी एक सर्विस रेंडर करने के लिए। अब सर्विस होने के बाद ये जो बाइक है भैया, इन्होंने अपनी बाइक किस लिए दी थी, इन्होंने अपनी बाइक दी थी सर्विस के लिए। बाइक दी थी किसके लिए भैया, एक सर्विस के लिए। और सर्विस हो जाने के बाद ये बाइक इसके ओनर को वापस रिटर्न कर दी जाएगी और वापस क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है। या अगर इन्होंने कोई और डायरेक्शन दिया था कि भाई मुझे रिटर्न ना करके ये किसी और को दे देना, जिसको उन्होंने बताया, तो ये उसको दे देगा यानी डिस्पोज ऑफ कर देगा या डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहा गया। जैसा भी डायरेक्शन दिया गया था सामान्य कंडीशन में रिटर्न हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की अगर हम परिभाषा निकालें तो क्या परिभाषा निकलती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंतर्गत एक पार्टी दूसरे पक्ष को अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन देता है, एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए, एक पर्पस के लिए दे रहा है। पर्पस क्या है, यहां बाइक को सर्विस करना। एक पर्पस के लिए अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को दे रहा है। वो पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्रॉपर्टी इन्हें या तो रिटर्न कर दी जाएगी या अगर इन्होंने डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया कि इसको डिस्पोज ऑफ कर देना, तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। जैसा भी डायरेक्शन दिया गया है, जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी इन्हें रिटर्न कर दी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो ओनर है या जो अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है वो कहलाता है बेलर। यानी इस एग्जांपल में जो राहुल है ये क्या कहलाएंगे, बेलर। और ये जो सर्विस सेंटर है, मान लेते हैं ये क्या है, ये टीवीएस का सर्विस सेंटर है, तो ये जो टीवीएस का सर्विस सेंटर भैया ये यहां पर क्या कहलाता है, बेली कहलाता है। अब कुछ गाइडलाइंस यहां पर देखिए भैया, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सिर्फ मूवेबल गुड्स होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में गुड्स का पोजीशन जाता है, ओनरशिप नहीं जाती है। क्लियर है, गुड्स का पोजीशन जाएगा, यहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल पोजीशन का ट्रांसफर होगा। और पोजीशन का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, कि स्पेसिफिक पर्पस को लेने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। जब वो पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी जाएगी या डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। जैसा भी इन्होंने डायरेक्शन दिया था। दो पार्टीज है यहां पर, बेलर, बेलर का मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर है, ओनर उसी के पास रहेगी, ओनरशिप उसी के पास रहेगी, केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है। बेली, जिसको वो पोजीशन ट्रांसफर किया जा रहा है, वो पार्टी कहलाती है यहां पर बेली। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो
डिफाइन किया गया है सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। देखिए सेक्शन 148 क्या कहता है इस अधिनियम का, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। क्या है, आपने अपने गुड्स की डिलीवरी दी है, पोजीशन दिया है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, क्या करने के लिए, फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। क्या कहा गया, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने गुड्स की डिलीवरी दी है एक पर्पस के लिए, वो पर्पस जब कंप्लीट हो जाता है तो वस्तु को रिटर्न कर दिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जैसा भी डायरेक्शन दिया है उस गुड्स को डिलीवर करने वाले ने, यानी बेलर ने जैसा डायरेक्शन दिया। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी कर रहा है वो बेलर कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल पर राहुल हमारे बेलर थे। द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली। जो यहाँ पर सर्विस सेंटर यानी अपाची सर्विस सेंटर था वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, बेली कहलाएगा। यहाँ पर देखिए सारी बातें बताई गई हैं, ये क्या कहला रहा है, बेलर, और ये यहाँ पर क्या कहला रहा है, बेली कहला रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और सिर्फ क्या होगा, पोजीशन ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है इसमें। क्लियर है इतनी बात भैया? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज हैं, बेलर और बेली। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स, वो व्यक्ति जो गुड्स की डिलीवरी कर रहा है वो बेलर। बेली जिसको गुड्स की डिलीवरी की गई है यानी जो वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा वो क्या कहलाता है, वहां पर बेली। अब कुछ एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं बेलमेंट में। बेलमेंट में क्या है भैया, सबसे पहला ये होता है कि बेलमेंट, एसेंशियल फीचर्स को ध्यान से समझिएगा, एक एक पूछा जा सकता है। सबसे पहला है कि बेलमेंट एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये रिटन, अच्छा ये जरूरी नहीं कि रिटन हो, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में रिटन और ओरल दोनों आते हैं, तो ये रिटन भी हो सकता है यानी एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। दो पक्षों के बीच में होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन यानी बेलर अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है दूसरे पक्ष को एक सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो पहला है कि इन दोनों के मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट है, गुड्स की जो डिलीवरी की जाती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो प्लेज होगा, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 172 से जो शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज एक प्रकार का बेलमेंट ही होता है, लेकिन वहां पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी का हम बेलमेंट कर रहे हैं वो किसी लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए करते हैं, वो प्लेज में हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कोई गुड्स की डिलीवरी की जाती है तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। अब जैसे यहां पर पर्पस था अपनी बाइक की सर्विसिंग कराना, क्लियर हो गई इतनी बात। जब ये पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो या तो गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जैसा भी डायरेक्शन बेलर की तरफ से आया था। तो दूसरा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का एक यानी गुड्स की डिलीवरी का स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। तीसरा है डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की ही डिलीवरी होगी, यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती है। गुड्स यहां पर किसको माना जाएगा, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत जो गुड्स आते हैं उनकी डिलीवरी की जाएगी। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी होती है वो लिखा गया है टीपीए अधिनियम में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी, ना कि डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगला फीचर है डिलीवरी ऑफ पोजीशन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का डिलीवरी होता है। पोजीशन का मतलब होता है राइट टू यूज, है ना, उपयोग करने का अधिकार। ओनरशिप की डिलीवरी नहीं होती। तो पोजीशन की डिलीवरी होगी भैया, ओनरशिप की डिलीवरी नहीं होती, ये याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भी दोनों में पोजीशन की डिलीवरी होती है, ओनरशिप की डिलीवरी नहीं की जाती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का एक अगला फीचर ये है कि सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिलीवर किया जाएगा, ओनरशिप उसी के साथ यानी बेलर के साथ ही बना रहता है। रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जो गुड्स दिया गया था उसे वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रिटर्न करना होता है, या अगर डिस्पोज ऑफ करने के लिए बेलर ने डायरेक्शन दिया था या जो डायरेक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, नहीं तो वो गुड्स क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स होना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर। अब बेलर कौन है भैया, जो उस वस्तु का ओनर था। बेलर कौन था, जो उस वस्तु का ओनर था। क्लियर है? यहां पर जो वस्तु का क्या है, ओनर है, वो क्या कहलाता है, हमारा बेलर कहलाएगा, और जिसको दी गई है वो क्या कहलाएगी, बेली कहलाएगा। क्लियर है? अब यहां पर बेलर के कुछ ड्यूटीज होते हैं। क्या ड्यूटी होता है, सबसे पहली ड्यूटी तो ये होती है
कि बेलर जो गुड्स दे रहा है उसमें अगर कोई डिफॉल्ट है या कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वो बेली को बताए कि इसमें ये डिफॉल्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर कल को बेली उस डिफॉल्ट से एक्सपोज होता है, इसको कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए जो सारा कॉम्पनसेशन होगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दी जाएगी? वो बेलर के ऊपर ही होगी। बेलर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, यानी जो भी कॉम्पनसेशन होगा, अगर कोई डैमेज या कोई लॉस होता है, इसको कोई नुकसान होता है उस डिफॉल्ट की वजह से, उस समस्या की वजह से, तो बेली की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। बेली की ड्यूटी क्या होती है कि जब वस्तु जिस पर्पज के लिए दी गई थी, अगर वो फुलफिल हो गई है तो अकम्प्लिश्ड हो गई, कंप्लीट हो गई, तो वस्तु को आप रिटर्न कर दीजिएगा। तो इनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब उसने वो स्पेसिफिक सर्विस ली, उसको वस्तु वापस की गई, तो जो भी बेलर ने उसमें अपना अपना स्किल लगाया था, जैसे सर्विस सेंटर ने सर्विसिंग की, अपना कुछ सामान लगाया, स्किल लगाया, तब सर्विस किया, तो आप उसका पूरा पेमेंट करेंगे। क्योंकि बेली के पास ये अधिकार है कि अगर उसने कोई स्किल वगैरह उसमें लगाई है और उसका पेमेंट उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो बेली बेलर की उस वस्तु को अपने पास रोक सकता है। यानी बेली के पास राइट टू लियन होता है, रोक कर रखने का अधिकार होता है जब तक कि उसको पेमेंट प्राप्त नहीं हो जाता। ये बेलर के अधिकार हैं और बेलर की ये लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसका पेमेंट बनता है वो पेमेंट उसे दिया जाए। तो इनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। क्लियर है? ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया क्या है? जैसे बेली की ये ड्यूटी है कि वस्तु को वापस कर दिया जाए, बेली की ये ड्यूटी है कि अपनी स्किल का उसमें उपयोग करे जो उसके पास है, और इसके अलावा अगर इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। बेलर की क्या ड्यूटी है कि अगर उस वस्तु में कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो उस डिफॉल्ट को वो बताए, क्योंकि अगर कल को उस डिफॉल्ट से ये बेली एक्सपोज होता है, उसे कोई डैमेज होता है, तो कॉम्पनसेशन देने का जो लाइबिलिटी होगी वो बेलर के ऊपर होगी। दूसरा, बेलर की ये लाइबिलिटी होती है कि उसे वो पूरा पेमेंट करे उस सर्विस के लिए, जो सर्विस उसने वहां से रेंडर की है। बेली के पास क्योंकि उस केस में ये अधिकार आ जाता है, अगर बेलर उसके स्किल का पेमेंट उसे नहीं करता है तो इसके पास राइट टू लियन होता है, यानी उस वस्तु को तब तक अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक उसका पेमेंट उसे प्राप्त नहीं हो जाता है। अब यहां पर जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस। इसको पहले यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, जैसे बेलर ने बेली को वस्तु दी, बेलर कौन है? ओनर है। अब बेलर ने अगर कोई वस्तु बेली को दी और बेली ने इस बेलर की वस्तु को अपने साथ, अपनी वस्तुओं के साथ मिक्स कर दिया। मैं दोनों कंडीशन यहां पे समझा रहा हूं, दोनों कंडीशन को आपको बहुत इत्मीनान से समझना है। बेलर ने कोई गुड्स दिया बेली को, बेली ने बेलर के बिना कंसेंट के, बिना सहमति के अपनी वस्तु के साथ उसको मिक्स कर दिया, और इस तरीके से मिक्स कर दिया कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो फिर सेपरेट किया जाएगा, और सेपरेट करने की जो कॉस्ट आएगी वो बेली ही बियर करेगा। ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो हम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो बेली ही उसको जो है उसको सेपरेट करने की जो कॉस्ट आएगी वो बेली बियर करेगा। अब मान लो अगर उसने बिना कंसेंट के मिक्स कर दिया और सेपरेट भी नहीं किया जा सकता है, तो उस वस्तु का जो भी डैमेज वगैरह आएगा, क्योंकि आपने बिना कंसेंट के मेरे उसको मिक्स कर दिया, आप उसको सेपरेट भी नहीं कर पा रहे, तो उस वस्तु का जो भी नुकसान हुआ है उसका कंप्लीट कॉम्पनसेशन देगा बेली बेलर को, क्योंकि बेलर का कंसेंट नहीं था। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, अगर बेलर के कंसेंट से बेली ने वस्तु को मिक्स किया है, बेलर ने कंसेंट दिया था तब वस्तु को मिक्स की गई है, तो उस वस्तु से जो भी नई वस्तु बनेगी उसमें इन दोनों का जो भी रेशियो में इन्होंने अपनी वस्तु दी थी उस रेशियो में इनकी ओनरशिप वहां पर होगी, यानी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है? देखिए यहां पर क्या है, इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, पहला है कि अगर कंसेंट के साथ मिक्स किया, मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद his own goods, the baler and the bailey shall have an interest in proportion to their respective share in the mixture thus produced। अगर उसके कंसेंट के साथ मिक्स किया गया है तो जो भी नई वस्तु बनेगी उस मिक्सचर से, उनमें उन दोनों का जो है सामान्य इंटरेस्ट होगा, उसी प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट होगा जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने वस्तुएं दी थी। क्लियर है? इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, अगर बिना कंसेंट के मिक्स किया है बेलर की वस्तु को बेली ने अपनी वस्तु के साथ, और उसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, अलग अलग भी नहीं कर सकते, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन विद द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, तो जो प्रॉपर्टी है वो उस रिस्पेक्टिवली पार्टी के साथ ही रिमेन करेगी, लेकिन बेली बाउंड है, बेली रिस्पॉन्सिबल है टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन और डिवीजन। अगर सेपरेट करने वाली बात है तो भाई अगर सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट करके जिसका जो वस्तु दे दिया जाएगा, लेकिन उस सेपरेट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो बेली बियर करेगा। एंड एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर, और अगर कोई डैमेज आ रहा है तो डैमेज को कॉम्पनसेशन भी बेली करेगा, क्योंकि उसमें बेलर का कंसेंट नहीं था। तो अभी तक हमने आज की मुलाकात में क्या क्या देखा भैया? आज हमने सबसे पहले इस एग्जांपल से समझा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है,
ओनर कौन होगा? बेलर होगा। बेली कौन होगा? जिसको वस्तु ट्रांसफर की जा रही है। केवल मूवेबल गुड्स यानी गुड्स का ही यहां पर ट्रांसफर होगा और केवल पोजीशन ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप बनी रहती है बेलर के पास ही। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम लोगों ने समझा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 148 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ी। बेलर बेली दो पार्टीज देखा। एसेंशियल क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, केवल गुड्स की डिलीवरी होगी, केवल पोजीशन डिलीवर होगा, ओनरशिप नहीं होगा, और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो वस्तु रिटर्न की जाएगी या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जैसा भी डायरेक्शन दिया गया था। और गुड्स के मिक्स होने की कंडीशन में अगर कंसेंट के साथ मिक्स हुआ है तो क्या होगा, विदाउट कंसेंट अगर मिक्स किया गया है तो क्या होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आज हम लोगों ने चर्चा की। अगली जो हमारी मुलाकात होगी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं एक एक करके आपको सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बताता चल रहा हूं। अगर आपने ये सारी क्लास एक एक करके देखी है तो आपको ये अलग से बुक से पढ़ने की, अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं। मैं लगभग लगभग पूरा टॉपिक आपका यहीं से कंप्लीट करता चल रहा हूं। क्लियर इतनी बात भैया? तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज, आप अपनी प्रिपरेशन भैया शुरू करिए, क्योंकि 2 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं। आप गाइडेंस पे रहकर तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी गाइडेंस में हैं, आप किसी की भी गाइडेंस में रहें, लेकिन गाइडेंस में रहकर तैयारी करें ताकि आपका खराब ना हो समय, जो बहुत कीमती होता है, जो आपके पास कम है। आप क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके पास जो समय की समस्या है वो है, टाइम आपके पास उतना ज्यादा नहीं है, और कम समय को हमें और अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि समय का इनपुट बहुत कम लगे लेकिन आउटपुट हमें बहुत ज्यादा हो जाए वहां से। क्लियर है? तो समय को मैनेज करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप गाइडेंस में प्रिपरेशन करें। आप हमारे महापैक से जुड़ सकते हैं। सीआईबी के महापैक आपको 3 वैलिडिटी में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में। इस महापैक में आपको जितने भी हमारे रनिंग बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस मिलता है, जितने अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उनका एक्सेस मिलता है, सारे कंपलसरी पेपर आपको इसमें मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें इलेक्टिव पेपर की भी क्लासेस आपको मिलती है। इलेक्टिव पेपर आपको अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। इनके अलावा फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन 2.0 न्यू बैच है, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। महापैक अगर आप लेंगे तो ये बैच आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपका कोई एक विषय रुका हुआ है तो चारों ही कंपलसरी पेपर आपको यहाँ सिंगल सब्सक्रिप्शन के रूप में भी अवेलेबल हैं। इलेक्टिव पेपर की बात करें तो 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेंगे तो आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते, पूछना चाहते तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आप अपने कोई भी सवाल रख सकते हैं मुझसे। मैं आपके सीआईबी में 2 सब्जेक्ट डील करता हूं, बीआरबीएल और इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इन दोनों पर कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, मिलते हैं अगली मुलाकात में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।